बच्चों गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम 5वां वीडियो शूट कर रहे हैं। कल आपको हमने पढ़ाया था वेस्टर्न सेल पढ़ाया था। वेस्टर्न सेल के बारे में नॉलेज दी थी। ईएमएफ ऑफ सेल कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में एक्सपेरिमेंटली हमने आपको बताया था कैसे ईएमएफ ऑफ सेल ज्ञात करते हैं, और ताप गुणांक के बारे में टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में आपको बताया था। बच्चों आज हम संदर्भ इलेक्ट्रोड की बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सबसे पहले तो संदर्भ इलेक्ट्रोड होता क्या है? ऐसे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जा सकता है उसे हम संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। बच्चों जो ये इलेक्ट्रोड है संदर्भ इलेक्ट्रोड, इसमें मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे सी कहते हैं। S मीन्स स्टैंडर्ड, H मीन्स हाइड्रोजन और E मीन्स इलेक्ट्रोड। ये इसका विभव हम स्वेच्छा से 0 मान लेते हैं, यानी इसका विभव हमें पता होता है। और जब इसका पता है तो जो अज्ञात सेल है इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का विभव हम इसके सापेक्ष ज्ञात कर सकते हैं, इसीलिए इसको हम संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। संदर्भ इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन, ऐसे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात किया जा सकता है उन्हें हम संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी। सबसे पहले हम इसकी संरचना की बात करते हैं। बच्चों एक बीकर ले लिया अपन, ये बीकर जो पात्र के रूप में काम कर रहा है, इसमें एक प्लेटिनम पत्र लिया, इसमें प्लेटिनम ब्लैक लिपिड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया। फिर से रिपीट करता हूं बच्चों, एक पात्र लिया, इस पात्र में एक प्लेटिनम पत्र लिया, इस प्लेटिनम पत्र में प्लेटिनम ब्लैक लिपिड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं और इस पात्र में 1 mHCl का विलयन भर देते हैं। ऐसा विलयन HCl का ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता इकाई होती है, यूनिट होती है 1 होती है। m सांद्रता की यूनिट यानी मोलरिटी के रूप में सांद्रता ली गई है यहाँ पे। और इसमें हम एक वायुमंडलीय दाब, एटीएम का मतलब है एटमॉस्फेयर है, हिंदी में इसको एटमॉस्फेयर को वायुमंडल कहते हैं। एक वायुमंडलीय दाब पर जब हम इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो ये इसकी संरचना होगी सी। संरचना फिर से देखिए, इसकी संरचना में प्लेटिनम पत्र का लेते हैं, इसमें प्लेटिनम ब्लैक लिपिड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, 1 mHCl का विलयन भर देते हैं और एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, व्हिच इज कॉल्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड और संदर्भ इलेक्ट्रोड। आइए साहब सेल आरेख कैसे लिखते हैं साहब? शॉर्ट में हमने आपको बताया था, एकल इलेक्ट्रोड है, केवल एक ही इलेक्ट्रोड, तो इसको सेल नहीं बोल सकते हैं, ये इलेक्ट्रोड है। एक सेल 2 इलेक्ट्रोडों से मिलकर बना होता है, एक एनोड होता है और कैथोड। ये अपने आप में एक इलेक्ट्रोड है, एकल इलेक्ट्रोड। तो एकल इलेक्ट्रोड को हम लिखते हैं, पहले धातु लिख दी, फिर देखो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम पत्र, हाइड्रोजन गैस और इसमें HCl और इसकी सांद्रता लिख लिया अपन ने ब्रैकेट में। ये आयन के रूप में है, यहाँ HCl H+ के रूप में उपस्थित है, कोस लिखा हुआ है। इज दैट क्लियर? अभिक्रिया हमेशा याद रखिए, जितने भी एकल इलेक्ट्रोड हैं, जब एकल इलेक्ट्रोड की स्टडी करते हैं तो हमेशा अपचयन अभिक्रिया लिखी जाती है। कौन सी अभिक्रिया लिखी जाती है? अपचयन। अपचयन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो बच्चों यहाँ जो विलयन भरा हुआ है इसमें HCl किस रूप में है? H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन के रूप। तो हमें हाइड्रोजन की बात करें तो इसमें विलयन किस रूप में है? H+। तो आपने लिख दिया H+ आयन लिखा जाता है, यानी पहले कैथोड जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें पहले आयन लिखा जाता है H+ आयन, और अपचयन में इलेक्ट्रॉन ग्रहण होते हैं, प्लस जितना आवेश उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, एक प्लस है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो एक नेगेटिव, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1/2 H यानी H बचा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ H में बैलेंस रिएक्शन होगी। अब इसमें नर्स समीकरण लगाते हैं। नर्स समीकरण क्या होती है? EH2 E नॉट H2 -0.0591 अपॉन n, n की वैल्यू कितनी है? 1 log 10 कंसंट्रेशन ऑफ, ये आएगा PH2, ये हाइड्रोजन गैस है। हम सांद्रता ये चीज अपन को यहाँ पर लिखनी होगी। ये जो गैसें होती हैं उनमें दाब होता है, सांद्रता नहीं होती। तो ये हाइड्रोजन गैस है तो इसका दाब PH2, मोल्स कहाँ चले जाते हैं? ऊपर। H+ आयन, इसकी सांद्रता लिखे अपन ने H+ आयन की सांद्रता PH2 E नॉट H2। जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसका विभव हम 0 मान लेते हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे आप, इसकी जस्ट बाद का टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। 0 लिखा हुआ हाइड्रोजन का मानक अपचयन विभव -0.0591 log 10। ये PH2 कितना है? हाइड्रोजन का जो दाब है वो 1 एटमॉस्फेयर टू द पावर 1/2 H+ आयन से। EH2 ये तो 1 ही रहेगा, इसमें log 10 1 0 हो जाएगा, तो ये तो खत्म हो गया। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का है, तो किसका हो गया? प्लस का 0.0591 log। ये समझने वाली बात है, इसको ऊपर ले गए तो माइनस का क्या हो जाएगा?
प्लस हो जाएगा। ओके, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो log माइनस log 10H पॉजिटिव लिखा जाएगा और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर साइन प्लस आ गया। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेकिन बच्चों हमने देखा इसमें जो हमने विलेन लिया उसमें जो H प्लस आयन की सक्रियता है वो कितनी है 1 है, वैल्यू रखी log 10 1 की वैल्यू 0, तो ये वाला टर्म 0 EH2 इज इक्वल टू, तो समीकरण 2 से स्पष्ट है कि जब EH2 यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन विभव कितना आया 0। कब 0 आया, जब हमने H प्लस आयन की सांद्रता 0 इकाई ली, यानी जब सांद्रता इकाई लेते हैं तो वो मानक बन जाता है, यानी जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसी को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। जब H प्लस आयन की सांद्रता इकाई होती है तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वही मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, इसका विभव कितना होता है 0 होता है। तो ये तो बच्चों आपको याद रखना है अपन ने कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, जब H प्लस आयन की सांद्रता इकाई होती है तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। और इसका मान कितना प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। इसका एक एप्लीकेशन है, इसके द्वारा हम pH का निर्धारण कर सकते हैं। कैसे, जो इक्वेशन फर्स्ट आई कैसे आई आपको पता है, EH2 = 0.0591 log 10H पॉजिटिव। अब हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं -0.0591 मल्टीप्लाई माइनस log 10H पॉजिटिव, माइनस गुणा माइनस प्लस हो गया, तो बात तो ये है, तो यही रूप बस इसको चेंज किया है। क्यों, हमें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, pH के रूप में लिखना है। और हम जानते हैं pH क्या होती है, नेगेटिव लॉग वैल्यू ऑफ H प्लस आयन इज कॉल्ड pH, यानी किसी विलयन की माइनस ऋणात्मक log H प्लस आयन को हम pH कहते हैं। माइनस log 10H पॉजिटिव की जगह हम क्या लिख सकते हैं, pH लिख सकते हैं। तो -0.0591 मल्टीप्लाई pH, यहां से pH आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस रहा, EH को 0.09591 ये दिया होगा, इसका इसको डिवाइड करोगे तो आप किसी भी इलेक्ट्रोड का या सेल का pH ज्ञात कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों ये संदर्भ इलेक्ट्रोड, फिर से रिपीट करता हूं, ऐसे इलेक्ट्रोड जिनकी सहायता से किसी अज्ञात इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं उसे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। इसके अंतर्गत हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सी के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर प्लेटिनम पत्र, प्लेटिनम ब्लैक लेपित प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक वायुमंडलीय दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करते हैं और इसमें 1 का विलयन भर देते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आरए लिखेंगे प्लेटिनम हाइड्रोजन एंड HCl। अभिक्रिया हमेशा रिडक्शन अभिक्रिया लिखी जाती है, अपचयन अभिक्रिया लिखी जाती है। एकल इलेक्ट्रोड की आयन लिखा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए, ये बन गए। नर समीकरण लगाई, वैल्यू पुट करी, समीकरण 1 बन गया। H प्लस आयन की सक्रियता 1 है, ये 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव 0 होता है, यानी जब H प्लस आयन की सांद्रता इकाई होती है तो जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है वो क्या कहलाने लगता, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहलाता है, इसका विभव 0 होता है। तो प्रयोग आपको हमने बताई दिया कैसे pH, इस फॉर्मूले को याद कर लोगे। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव गिवन होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ pH ऑफ एनी इलेक्ट्रोड सेल। ओके, नाउ बच्चों अब हम बात करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी, इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपको हमने जो नोट्स भेजे हैं उसमें आप देखना बनी हुई, याद करने का 3 कॉलम है, एक तो तत्व का है, दूसरा फर्जी नाम है, तीसरा मानक अपचयन विभव दिए हुए हैं। ठीक है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमने नाम याद करने का तरीका बताया है। ले कौन बनेगा करोड़पति, नाना मांगे आलू, जैन कार में मत फेंको, कोल्ड ड्रिंक कोको कोला नहीं टिन के पैकेट में पीनी है, हाइड्रोजन कॉपर के स्पून में, आयोडीन और ब्रोमीन सिल्वर के स्पून में, मरकरी और क्लोरीन और गोल्ड के स्पून में फ्लोरीन। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है। लिथियम का मानक अपचयन विभव दिया गया है, जिंक का दिया गया, मैग्नीशियम का दिया गया, कॉपर का दिया गया है। इतने सारे मानक अपचयन विभव के मान आपको गिवन है, 3 या 4 दिए, याद करना, इसी से आपका काम चल जाएगा। बट टेबल आपको क्रम से याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा तत्व ऊपर है कौन सा तत्व नीचे। इसकी सहायता से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यानी विद्युत रासायनिक श्रेणी का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। ये सभी बच्चों को लर्न होना चाहिए, तरीका उसमें लिखा हुआ है। तो आइए विद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है, तत्वों को उनके
क्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी में तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, अपचायक क्षमता के आधार पर या आक्सीय का कुछ भी कह सकते हैं अपन, के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है। जिस तत्व की अपचायक क्षमता सबसे अधिक होती है उसको ऊपर रखा जाता है और जिसकी अपचायक क्षमता कम होती है उसको सबसे नीचे रखा जाता है। आप देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में लिथियम सबसे ऊपर है, इसका मतलब लिथियम की अपचायक क्षमता सबसे ज्यादा है और फ्लोरीन सबसे नीचे, इसकी अपचायक क्षमता सबसे कम है। जो ऊपर रखे हुए तत्व हैं उनके मानक अपचयन विभव के मान ऋणात्मक होते हैं। मध्य में हाइड्रोजन है जिसके मानक अपचयन विभव का मान 0 है और नीचे के जो तत्व हैं उनके मानक अपचयन विभव के मान धनात्मक है। ऊपर से नीचे आने पर जो अपचायक क्षमता का मान होता है वो घटता है, यानी सबसे अधिक अपचायक क्षमता किस तत्व की होती है? लिथियम की। और सबसे कम जो अपचायक क्षमता होती है वो किस तत्व की होती है? फ्लोरीन की। और ऊपर से नीचे आने पर आक्सीकारक क्षमता बढ़ती है। समझ में आ रही? तो नीचे से ऊपर जाने पर आक्सीकारक क्षमता घटती है। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं तत्वों को उनके आक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता के क्रम में व्यवस्थित करने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो बच्चों कॉपी में आप देखना जो हमने नोट्स भेजे हैं उसमें विद्युत रासायनिक श्रेणी बढ़िया तरीके से बनी। लर्न करने का तरीका हम फिर एक बार रिपीट करते हैं। ले कौन बनेगा करोड़पति, नाना मांगे आलू, जैन कार में मत फेंको कोल्ड ड्रिंक कोको कोला, नहीं टिन के पैकेट में पीनी है हाइड्रोजन, कॉपर के स्पून में आयोडीन क्लोरीन और आयोडीन और ब्रोमीन, और सिल्वर के स्पून में मरकरी और क्लोरीन, और गोल्ड के स्पून में फ्लोरीन। ये मान इनके 3-4 हैं, जिंक का, कॉपर का, लिथियम का, फ्लोरीन का, याद करने हैं आपको। इसके बाद इतिहास के बारे में हमने लिख दिया, एक बार बोल भी दिया। अब इसके एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, 4 से 5 एप्लीकेशन है जिनको आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखना। सबसे पहला, हम तत्वों की ऑक्सीकारक एवं अपचायक क्षमता का पता लगा सकते हैं, यानी कौन सा तत्व ऑक्सीकारक है और कौन सा तत्व अपचायक है, ये श्रेणी से पता चल जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन क्या है? हम एनोड और कैथोड का पता लगा सकते हैं। जो तत्व विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होता है उसका एनोड बनाते हैं और जो तत्व नीचे होता है उसका हम कैथोड बनाते हैं। ये बात भी आपको पता चली। तीसरी महत्वपूर्ण बात, विस्थापन अभिक्रिया का पता लगाते हैं, यानी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसको पता लगाते हैं कि ये सही है कि गलत है। ऊपर उपस्थित तत्व नीचे उपस्थित तत्व के विलयन में से उस तत्व को विस्थापित कर देता है। जैसे सपोज ये रिएक्शन है Cu प्लस ZnSO4 टेंड्स टू CuSO4 प्लस Zn। आइए दूसरी रिएक्शन है Zn प्लस CuSO4 टेंड्स टू ZnSO4 प्लस। अगर आपसे पूछा जाए इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन सही है, कौन सी रिएक्शन रॉन्ग है, यानी क्या दोनों ही सही है, क्या दोनों ही गलत है, क्या एक सही है, ये इसके बारे में कैसे पता चले? बच्चों इस रिएक्शन को आप गौर से देखिए। इसमें कॉपर Zn को प्रतिस्थापित कर रहा है, यानी कॉपर धातु जिंक धातु को प्रतिस्थापित कर रही है। तो क्या ये पॉसिबल है? आप विद्युत रासायनिक श्रेणी को गौर से देखेंगे, कॉपर और जिंक में ऊपर कौन है? जिंक। इसका तात्पर्य हुआ कि जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा होती है। जिंक कॉपर को तो प्रतिस्थापित कर सकता है लेकिन कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित, यानी दिस रिएक्शन इज रॉन्ग। Zn प्लस CuSO4, यहाँ Zn कॉपर को प्रतिस्थापित कर, बिल्कुल कर सकता है। हमारी विद्युत रासायनिक श्रेणी अलाउ करती है इस चीज को। जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर है, कॉपर विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे है, अतः हम कह सकते हैं जिंक कॉपर को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो पहली चीज ऑक्सीकारक अपचायक पता कर सकते हैं, दूसरे एनोड और कैथोड का पता लगा सकते हैं, और तीसरी किसी भी रिएक्शन की प्रतिस्थापन को समझा सकते हैं। चौथी चीज हम बता सकते हैं सेल अभिक्रिया के होने से। सेल अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी। कोई सेल दिया है और अपन को ये बताना है कि क्या सेल अभिक्रिया पॉसिबल होगी कि नहीं, तो इसके लिए अपन को क्या करना होगा? उस सेल के विद्युत वाहक बल को ज्ञात करना होगा। यदि उस सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आता है तो सेल अभिक्रिया अग्र दिशा में संपन्न होगी, यानी वो सेल अभिक्रिया सही होगी। और अगर हमको जो सेल विभव है वो ऋणात्मक प्राप्त होता है तो सेल के अनुसार वो अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। यानी जब धनात्मक हो, याद रखना बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जब सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक आ जाए तो वो सेल अभिक्रिया सही है, वो संपन्न होगी, और अगर ऋणात्मक आए तो नहीं होगी। जैसे हम एक एग्जांपल से समझें, मान लेते हैं, सपोज करते हैं बच्चों डेनियल सेल की बात करते हैं। हमें नहीं, डेनियल सेल में आप जानते हैं 2 धातुएं यूज करते हैं,
एक तो कॉपर यूज करते हैं और दूसरा जिंक। नहीं पता किसका एनोड बना है और किसका कैथोड। मान लेते हैं, सपोज करता है, मान लेते हैं फर्स्ट कॉपर को हमने एनोड के रूप में लिया, ओके, और जिंक को कैथोड के रूप में लिया। तो क्या ये सेल पॉसिबल है? आइए ध्यान देते हैं। हमारा सेल देखो कैसे निकालते हैं। E cell is equal to E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode, okay? E naught cell is equal to E naught कैथोड की जगह क्या है? कैथोड किसका बना है? जिंक का। माइनस E naught कॉपर इज इक्वल टू E naught Zn का मान अपन को पता है विद्युत रासायनिक श्रेणी माइनस 0.76 और ये प्लस 0.34 वोल्ट और इसको माइनस 0.7 माइनस 0.34, तो ये माइनस 1.10 वोल्ट आ गया। किसमें आया है? माइनस में आया है, यानी कि ये सेल अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी, यानी डेनियल सेल में जिंक कैथोड का काम नहीं कर सकता। तो फिर क्या करें साहब? अब हम कॉपर को तो बना लेते हैं कैथोड और जिंक को क्या बना लेते हैं? एनोड, ओके। आइए बात करते हैं साहब। E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode. E naught cell is equal to, अब कैथोड किसका बनाया अपन ने? कॉपर का। माइनस ये किसका बनाया? जिंक का। अपन को पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.34। इसकी माइनस माइनस 0.76 सॉल्व करेंगे। 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.7 इज इक्वल टू 1.10 वोल्ट। ये हो गया आपका E नॉट कॉपर की वैल्यू, E नॉट सेल की वैल्यू आ गई साहब। तो इसमें देखा आपने जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो धनात्मक आया, यानी ये वाला सेल तो करेक्ट है बट ये वाला सेल रॉन्ग है। इस तरीके से बच्चों हम कह सकते हैं कि डेनियल सेल में जिंक का ही एनोड बनाए। क्यों? क्योंकि जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, जिंक की क्रियाशीलता कॉपर से ज्यादा है, अर्थात हम कह सकते हैं जिंक एनोड का काम करेगा और कॉपर कैथोड। तो इस तरीके से हम ये विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही तो पता चला हमको कि जो सेल अभिक्रिया, कौन सी सेल अभिक्रिया पॉसिबल होगी कौन सी नहीं, यानी जो धातु ऊपर होगी उसका एनोड बनाना है, जो नीचे होगी उसका कैथोड बनाना है, जिससे विद्युत रासायनिक सेल जो सेल हैं उनके विद्युत वाहक बल का मान कैसा आएगा? धनात्मक, और जिनका मान धनात्मक आएगा वही सेल अभिक्रिया संपन्न मानी जाती है। और लास्ट एप्लीकेशन है वो धातुएं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करती। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन है Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू Zn Cl2 प्लस हाइड्रोजन, और दूसरी रिएक्शन है कॉपर प्लस 2HCl इज इक्वल टू क्या बनेगा? CuCl2 प्लस हाइड्रोजन। अब इन दोनों में सही रिएक्शन कौन सी है? क्या ये रिएक्शन पॉसिबल हो सकती है? जिंक विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है, अतः यह अम्ल एवं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर सकती है, यानी यह Zn हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर सकता है। ये रिएक्शन सही है। कॉपर हाइड्रोजन से नीचे है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, अर्थात यह अम्ल एवं जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकती, अर्थात ये रिएक्शन गलत है। तो इस तरीके से बच्चों आज आपने संदर्भ इलेक्ट्रोड के अंतर्गत मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका मान आपने देखा होगा विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन EH2 का मान 0 रखते हैं अपन, विद्युत रासायनिक श्रेणी में 0 रखते हैं, यानी कहने का मतलब है अपन ने संदर्भ इलेक्ट्रोड जिसके अंतर्गत मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा अपन ने कौन सा पढ़ा? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी का इतिहास, विद्युत रासायनिक श्रेणी के एप्लीकेशन, इन सबको आपको आज पढ़ना है बच्चों अच्छे तरीके से। कहीं दिक्कत हो तो आप कॉल करके पूछ लेना, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हो। और बच्चों जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कराइए, आज 5वां वीडियो हो गया, बहुत सारे बच्चे अभी बाकी हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए फर्स्ट ईयर वाले, तो जल्दी से जल्दी आकर के रजिस्ट्रेशन कराइए जिससे आपका छूटे नहीं। ठीक है, ओके देन, नाइस मीटिंग यू, सी यू अगेन।